Sir, yesterday I was going through a poem written by Kamala Das, one of the writer from the confessional poetry, along with the writer है ना लॉवेल. उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे कन्फेशनल पोएट्री थे. पोएट लोग जो थे है ना वो लिख रहे थे कन्फेशनल पोएट्री. तो सर इसमें एक राइटर है कमला दास जिसका जो पोयम है माई मदर एट 66. और भी ये बहुत सारे पोएट्रीज लिखी है कन्फेशनल पोएट्री में, जैसे लुकिंग ग्लास हो गया, द डांस ऑफ द एनक हो गया, है ना. तो ऐसे बहुत सारे पोयम है जो कि विच आर एक्चुअली डीलिंग विद माई ओल्ड प्ले हाउस एक हो गया, है ना. तो देर आर मेनी पोएट्रीज रिटन बाय कमला दास, out of which all the poem, approx all the poetries are dealing with her relationship with her husband, है ना, and many other men during that period, right. तो बहुत सारे ऐसे चीज से वो गुजर रही थी जिसको वो लिखी है, इसलिए तो वो कन्फेशनल बोली जाती है ना. कन्फेशनल पोएट्री में आना ही एक अलग बात होता था सर उस टाइम पे, ठीक है. और ऐसा हो जाना कि लोग जो है आपको एक अलग नजर से देखते थे और ये भी सोचते थे लोग कि कन्फेशनल पोएट्री लिखते हैं तो इसको नहीं, इसको she did not get any invitation from the other poets है ना to join any conferences over there. तो नहीं बुलाया जाता था उसको, अलग तरीके से लोग देखते थे सर. लेकिन आज के दौर में कमला दास इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर, द पोएटेस एवर इन इंडियन लिटरेचर, ठीक है. उसका एक पोयम है माई मदर एट 66. तो उसमें जब देखे सर तो उसमें दो डर का बात हो रहा है. एक डर की वो कार में अपनी माँ के साथ बैठी हुई है, ठीक है, और उसको डर सता रहा है, एक ये डर. दूसरा, जैसे ही वो कार से उतरती है और जो 50 और 100 मीटर वो ट्रेवल करती है एयरपोर्ट पर आफ्टर द चेकिंग, तो वहां पर रुक कर वो देखती है एंड द लास्ट लाइन दैट की ऑल आई सेड वाज अम्मा अम्मा अम्मा, ठीक है सर. तो वहां पर एक डर और एक कार में का डर, दोनों डर अलग अलग हैं. तो ये क्या डर थे सर? बहुत बढ़िया. डर, ये क्या है इसको बोलते हैं. देखो कार वाला जो सिचुएशन है वो कार वाला सिचुएशन क्या है. देखो कार में जब बैठी हुई है उसकी माँ बगल में है और यात्रा के दौरान जो है उसकी माँ निद्रा अवस्था में चली जाती है, सोने लगती है और उसका मुंह जो है ऐसे हो जाता है और उसका मुंह ऐसे खुल जाता है नींद में. तो अचानक इसकी नजर अपने माँ के चेहरे पर पड़ती है और इसे डर लगने लगता है. तो आपका सवाल है कि क्यों डर लगने लगता है. वो डर यह है कि उसको बचपन की बातें याद आ जाती है, जब वो सोचा करती है कि अगर मेरी माँ नहीं रहेगी तो मेरा क्या होगा. और इसको उसका चेहरा देख के महसूस होने लगा कि अब मेरी माँ ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि माँ का चेहरा पेल फीका है ना, बाल सफेद, अब मुंह खुला का मतलब एक मृत व्यक्ति जब होता है तो उसका मुंह ऐसे खुल जाता है, ऐसे खुल जाता है, ठीक है. तो वो अवस्था जो है इसको अचानक इसको डर लगना कि अब हमारी माँ विल बी नो मोर, ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी. देखो इतना भावनात्मक लिखती है वो. और चूंकि ये कन्फेशनल पोएम जो बताता है, कन्फेशनल पोएम किसको बोलते हैं, स्वीकृत किया हुआ जो बात है, जिसको आदमी जो है कन्फेस करता है, मान लेता है कि हाँ ऐसा है. ये उसकी पहली ऐसी लेखिका है जो इसके बारे में वो लिखी है कि हाँ ऐसा है, ऐसा होता ही है. लोग जिसको नजरअंदाज करते हैं उसी को इसने बड़ी ईमानदारी से इसका पूरा जो है इसका चित्रण हुआ है. जो भी इसका पढ़े ही होगे तुम, बड़ी ईमानदारी से इसने चित्रण किया है. ये जो डर है उसने दिखाया है, ये डर बिल्कुल ही सच्चा डर है और एक इंसान को यह महसूस होता है अपनी माँ के बारे में सोच के, क्योंकि माँ होती है, मैंने कई दफा कहा. तो ये हो गया डर. अब आइए एयरपोर्ट पर जब चेक इन हो रहा है तो उसके मुंह से क्या निकला है, अम्मा 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 है. क्या है वो डर, वो तो एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं डिसलोकेशन. तो वो डिसलोकेशन क्या है कि जिस जगह पर आप हैं उससे अगर आपकी दूरी बन जाती है, आपको जाना पड़ रहा है, तो वहां पर डर उसको यह है कि अब तो हम अम्मा से दूर चले जा रहे हैं, अब ना हम अम्मा को देख पाएंगे और हो सकता है कि मृत्यु के वक्त उपलब्ध भी नहीं रहे क्योंकि जगह चेंज हो रहा है. तो वहां का डर जो है डिसलोकेशन का है और यहां का डर एक कन्फेशनल है. कन्फेशनल का मतलब सामने देख रहे तो लग रहा है अब नहीं बचेगी, ठीक है. तो ये दोनों का है. और मैरिज में भी डिसलोकेशन तो होता ही है सर. शादी में लड़की एक बार शादी कर एक जगह से दूसरे जगह जाती है, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर. हाँ देखो डिसलोकेशन बहुत, अब तो अब इसके लिए हम लोग को स्त्री बन के महसूस करना पड़ेगा कि हम लोग अगर विदाई होता तो हम लोग क्या होते. तो देखो सबसे ये बहुत ही बड़ा ईश्वर जो है ना, ईश्वर स्त्री को ऐसा निर्माण हुआ है ना, उसका ऐसा निर्माण किया है जिसमें सब कुछ है. धैर्य है,
एनर्जी है और लड़ाई करने की क्षमता भी है। हाँ। लेकिन इतनी सारी चीजें हैं कि आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। आप देखो, दो पुरुष का जो होता है मैन उसको क्या कहते हैं? मैन का मतलब विशाल, स्त्री बहुत कोमल होती है। उसको भी देखो, उस अवस्था में भी देखो, जो इंटरकोर्स होता है उस समय देखो उतना भारी शरीर को ठंडना, बर्दाश्त करना, और मेंस्ट्रुअल पीरियड को बर्दाश्त करना, दर्द भरा वो क्षण है उसको बर्दाश्त करना, ये सब भगवान देता है। 9 महीना पेट में रखना, अरे बाप रे बाप, मत पूछो। लुकिंग ग्लास सेम है। तो वो बनाया ही ईश्वर स्त्री को जो है ना उसी तरह से बनाया जिसके लिए उसका कोई जोड़ ही नहीं है ना। तो और एक स्त्री ही विदाई में दूसरे घर में जा सकते, पुरुष दूसरे घर में नहीं जा सकता है। अगर पुरुष कोई दूसरे घर में जाता है तो क्या होगा उसके बारे में तो हम नहीं सोच सकते। भाई ससुराल में तो बड़ी मुश्किल है रहना, है ना। एक स्त्री रह जाती है अब अपना घर मान लेती है, तो उस समय इसकी स्थिति क्या होती है? वहां जाने के बाद इसको हर एक चीज, इसके वस्त्र वो भी चेंज करना है, खाना पीना इसको जो अच्छा, अब स्पेस का भी बात हम लोग करेंगे, खाना पीना जो है वो भी चेंज होता है, आपको रहन सहन जो है उसको भी आपको चेंज होना है। तो ये क्या होता है? ये स्पेस की बातें हो गई है कि हर एक इंसान का जिंदगी में 3 स्पेस होता है। पहला स्पेस वह होता है जो रहता, तो मान लो घर की बात करते हैं, घर में ही है, मान लो तुम घर में ही बैठो, कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर तुम बैठते तो हो लेकिन तुम मुक्त नहीं रहते हो, तुम फ्री नहीं रहते हो, तुम फ्री महसूस नहीं, ना तुम वहां पर गाली दे सकते हो, ना चिल्ला सकते हो। तो वो पहला स्पेस होता है हर एक इंसान की जिंदगी में। और दूसरा स्पेस क्या होता है? दूसरा स्पेस होता है कि अगर आप कहीं मान लो मार्केट में परचेज कर रहे हो, कुछ वहां जाते हो, तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा नहीं हमको उसी दुकानदार के पास जाना है, वहीं बैठ, और उस दुकानदार में उस कोने में बैठ के उस सेल्समैन के पास जाना है जैसे तुम बहुत पसंद करते हो, है ना। और जो तुम्हारा पसंदीदा चीज वहां पर करीने से सजाई हुई है वहीं पर जाके बैठना चाहिए। हो गया दूसरा स्पेस। और भैया तीसरा स्पेस ये होता है कि आदमी जो है ऐसा जगह, एक कॉर्नर उसका जिंदगी में जो हर एक आदमी पसंद करता है, जहां पर बिल्कुल वह शराब भी पी सकता है, गाली भी दे सकता है, चिल्ला भी सकता है, यूरिनेशन भी कर सकता है, डेफिकेशन भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ प्लेस इंसान का वो थर्ड स्पेस है, जो कि आप में भी होगा, मेरे भी में होगा। हम भी कहीं जाकर मुक्त, हम घर में मुक्त नहीं रहते, बहुत सारी चीजें हैं, आदमी बोल नहीं पाता है। तो एक स्त्री जो है आपका डिसलोकेशन में ये तीनों स्पेस से उसको गुजरना पड़ता है, और कालांतर में हो सकता है कि लास्ट में उसको थर्ड स्पेस मिल जाता होगा, लेकिन पहला स्टेज और दूसरा स्पेस जो है ये बहुत ही दर्दनाक होता है, और स्त्री ही इसको बर्दाश्त कर सकती। किसी पुरुष का हिम्मत है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ही नहीं है कि उसको संभाल पाएगा। तो इसने बड़ी बखूबी से कमला दास ने इसका चित्रण किया है। और तुम्हारा सवाल जो है बहुत स्ट्रांग था, ऐसा सवाल तो तुम्हारे नेट में आता है जी, इस तरह का। बिल्कुल यही है बाबू। चलिए, बिल्कुल, as sir has asked me that this kind of question has been asked multiple times in UGC NET exam. So I want to tell you and add something here, another details related to theory of dislocation, right? So first of all, theory of dislocation is given by the writer, theorist Homi Bhabha, and he has also coined the same theory and related to it, which are totally interlinked. The theory of hybridity along with theory of dislocation are totally interlinked, first of all. And he has also discovered a kind of a new space called third space, by Homi Bhabha. And he was totally confused over the ideas of thinking of the third space, he was totally confused, and that's why his theory was stuck at a level of time. And after that, the writer Edward Soja discussed the same theory in three another way. In three another way: first space, second space, and third space. As sir has actually introduced you with these things earlier, just 2 or 3 minutes back. So these were the things: theory of dislocation, hybridity, first space, second space, third space. These all come under a movement called post-colonialism. पोस्ट कॉलोनाइजेशन। तो आप उसमें जब पढ़ेंगे ना कॉलोनाइजेशन, तब आपको पता चलेगा थ्योरी ऑफ एक्सोटिकनेस क्या होता है ना। अनदर लैंग्वेज को आप बैरियर की तरह यूज करते हो, यू डोंट वांट टू यूज दैट लैंग्वेज इन योर डिस्कशन विद अनदर पर्सन, है ना, राइट। सो these are the things to discuss while you are dealing with literary theory,
है ना, इन यूजीसी नेट सिलेबस, और भी ऐसे चीज हैं जो कि डिस्कस करेंगे। एनीथिंग एल्स सर? नहीं, बस वही है कि कभी कभी क्या है कि अभी जितना बताया तुम, उसमें एक ये भी तुमने इशारा कर दिया लोगों को कि आप अपने घर में रहते हो और आपके घर के सामने कोई जानवर मर गया या नाली जो है बह रहा है, तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है उसका है, वो समझेगा, वो समझे यार, वो समझता है आप मेरे आपके तरफ हो गया ये सब। ये भी एक थ्योरी है, उसका क्या नाम है? It was also a theory given by Gayatri Spivak, and Gayatri Spivak, the theory of subaltern. Gayatri Spivak argued that if you are living in a society, right, आप अपने बहुत अच्छे खुश हैं, you are happy, है ना, your society, another member living in front of you are also happy. So suppose a cow is dead here and onto the surface just before your house, and the other member in the है ना nearby houses, है ना, he will not think of going just to go there and pick that, है ना, dead materials and है ना remove, जो भी है कोई नहीं सोचता है। You have to do it with your own. There is no another person who would come out of his house and to help you. So कोई नहीं है ये सब सोचने वाले आज की दुनिया में। लेकिन इसमें ये बोला जाता है कि you have to take your stand in the society. आपको खुद बाहर निकल कर आना पड़ेगा और उसको साफ करना पड़ेगा, है ना। There is no one who can come and on behalf of you. अगर वो आता भी है, if he will come, he will take the tribute that he has done so. This was the thing, अगर ना वो सर? आता भी है आपकी सहायता के लिए, तो पूरा का पूरा क्रेडिट वो लेके चला जाएगा, आप वहीं पर खड़े रह जाओ, जबकि आपका भी उसमें क्रेडिट है। याद रखें। नहीं credit, sir. There is no one who would come there, है ना, on behalf of you. So you have to go, and if he comes, he will take your all that, है ना, tribute. So these were the things we wanted to discuss with you: the theory of location, hybridity, third space, and the theory of subaltern given by Gayatri Spivak. Remember, the writer Gayatri Spivak was also translated of grammatology by Jacques Derrida, written by Jacques Derrida, and the translation done by Gayatri Spivak. So till then, है ना, हम लोग मिलेंगे। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।